नमस्कार साथियों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अर्थात संवैधानिक नैतिकता पर बात करेंगे। संविधान और नैतिकता ये इसमें दो प्रमुख शब्द हैं जिसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इन दोनों पे हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको। लेकिन पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से संविधान आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधान को कहते हैं। देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। और पूरी कानूनी व्यवस्था या पूरी प्रशासकीय व्यवस्था और पूरी शासकीय व्यवस्था उसी संविधान के तहत चलती है, उसी संविधान के अंतर्गत चलती है। जब नैतिकता शब्द की बात आती है तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया एक वीडियो में कि एथिक्स और नैतिकता ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। और जब एथिक्स शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो एक ग्रुप बिहेवियर के रूप में, ग्रुप बिहेवियरल नॉर्म्स के रूप में आता है। जैसे कि प्रोफेशनल इथिक्स होती है हमारी कि एक टीचर के रूप में हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक डॉक्टर के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक लॉयर के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो एक मेडिकल प्रोफेशन का इथिक्स होता है, एक टीचिंग प्रोफेशन का इथिक्स होता है। इसी प्रकार से लीगल प्रोफेशन का, हर प्रोफेशन का एक इथिक्स होता है जो कि एक समूह के लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसको बताता है। लेकिन जब हम नैतिकता या मॉरलिटी की बात करते हैं तो इसमें वैयक्तिक बिंदु होता है कि अर्थात मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका जजमेंट मुझे लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि किसी व्यक्ति के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ही गलत हो सकता है, बहुत ही खराब माना जा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें बहुत सहज हो सकता है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो नॉन वेजिटेरियन खा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वैयक्तिक लेवल पे हमारी प्रेफरेंसेस, अच्छाई और बुराई को डिटरमिन करते हैं। वो हमारी वैयक्तिक नैतिकता होती है, वैयक्तिक मूल्य होते हैं, उनके साथ हम जीते हैं। तो नैतिकता में थोड़ा सा जो सब्जेक्टिविटी है, इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवादिता है, वो दिखाई देती है नैतिकता में। अब जब प्रश्न ये पैदा होता है कि संवैधानिक नैतिकता, तो आप जानते हैं कि संविधान तो एक आप पूरे देश के लिए लागू होता है, पूरे समाज के लिए लागू होता है। और जब वहाँ मोरालिटी शब्द की बात आती है, नैतिकता शब्द की बात आती है, तो ये समस्या पैदा हो जाती है कि भाई वो किसकी नैतिकता होगी संविधान की? संविधान तो पूरे समाज पे लागू होता है, तो क्या समाज के सभी लोगों के लिए जब नैतिकता के अलग अलग मानक हैं, वैयक्तिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, भाषाई स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सबके अलग अलग मानक हैं, तो क्या कोई ऐसी नैतिकता हो सकती है जो कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक हो? ये अपने में एक बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाता है। और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे क्योंकि आजकल संवैधानिक नैतिकता की प्राय चर्चा होती रहती है और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संवैधानिक नैतिकता को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि एक अंग्रेज इतिहासकार था जॉर्ज ग्रोट, और जॉर्ज ग्रोट ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। और इस शब्द का प्रयोग करने में उसने यूनान के इतिहास के संदर्भ में इसका प्रयोग किया कि वहाँ यूनान में जो डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी को क्या थ्रेट था, किस प्रकार के थ्रेट थे, किस प्रकार के खतरे थे। और उसने ये बताया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं, संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है अर्थात जनता के पास जो संप्रभुता है, अर्थात डेमोक्रेसी में तो आप जानते हैं कहा गया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों को, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक शासन व्यवस्था होती है। तो जब हम यूनान, जॉर्ज ग्रोट ने यूनानी लोकतंत्रों की बात की, तो वहाँ उसने बताया कि वहाँ जो लोकतंत्र है वो उसमें जनता संप्रभु जरूर है, लेकिन उस संप्रभु जनता को अपनी स्वतंत्रता में और अपने आत्मनियंत्रण में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप संप्रभु हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो
जनता हो। तो सरकार को भी अपनी प्रभुता के प्रयोग में तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं, जो कि संविधान बनाता है। संविधान बनाया इसलिए आता है कि सरकार निरंकुश न हो पाए, सरकार पर नाना प्रकार के हम प्रतिबंध रख सकें, जिसके सरकार अपनी शक्तियों का एक सीमित दायरे में प्रयोग कर सके। और इसी प्रकार से व्यक्ति से भी एक्सपेक्टेड है कि व्यक्ति भले ही पॉपुलर संप्रभु है, लोक संप्रभु है, लेकिन व्यक्ति को भी विधिक संप्रभु की तरह ही अपने स्वतंत्रता में और अपने ऊपर आत्मनियंत्रण में बहुत सारा संतुलन बनाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपके ऊपर कानून ही लगाया जाए, आपको अपने व्यवहार से ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में दूसरों की स्वतंत्रताओं का भी ख्याल कर रहे हैं, समाज की भी स्वतंत्रताओं का ख्याल कर रहे हैं। इस तरीके से उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को परिभाषित किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में उसने ये भी इंक्लूड किया, जॉर्ज ग्रोट ने, कि इसका ये भी मतलब हुआ कि लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं या जो लोकशाही है, ब्यूरोक्रेसी है या सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी आलोचना करने का भी अधिकार है। और वो जितने भी अधिकारी हैं उनको अपनी संवैधानिक सीमाएं समझना चाहिए, विधिक सीमाएं समझना चाहिए और उसी के अनुरूप उनको भी आचरण करना चाहिए। अर्थात जो सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं और ऐसा करने में उनको भी जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का प्रयोग करने में उनको भी अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज जिस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं हम लोग, वो बिल्कुल एक नए तरह के रूप रंग लेती जा रही है, इसलिए उसको समझना बहुत आवश्यक है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर, जिनको कि हम लोग संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट मानते हैं, वो द चीफ आर्किटेक्ट, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कहा जाता है कि भाई संविधान सभा के वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई उसमें उन्होंने उसको ड्राफ्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। और संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया और 18वें दिन अर्थात अंतिम दिन जब ये हुआ कि अब इसको प्रस्ताव रखा जाए कि सब लोग इस पे स्वीकृति दें और इस पे हस्ताक्षर करें, तो डॉक्टर अंबेडकर अंतिम वक्ता के रूप में खड़े हुए और उन्होंने उसके बारे में बताया कि संविधान आज जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे किस बात का डर है। और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का डर है कि इतनी शिद्दत से, इतनी मजबूती से, इतनी मेहनत से जो 2 वर्ष 11 महीने और 17-18 दिन मेहनत करके संविधान सभा ने बनाया है इस संविधान को, मुझे इस बात का डर है कि अगर हमने संवैधानिक नैतिकता का पालन नहीं किया तो ये संविधान ठीक से अपना वर्चस्व बना नहीं पाएगा। और जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम लोग इस संविधान के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, संभवतः उस लोकतंत्र में कोई खलल पड़ेगा, उस लोकतंत्र में कोई अवरोध या व्यवधान आ सकता है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी चिंता थी और उन्होंने कहा कि संविधान को आप लोगों के समर्थन और हस्ताक्षर को प्रस्तुत करने से पहले मैं उस संवैधानिक नैतिकता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वो संवैधानिक नैतिकता क्या है। इसलिए हम छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान के प्रमुख जो ड्राफ्ट्समैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संविधान सभा में अंतिम दिन संवैधानिक नैतिकता को लेके क्या 3 बातें प्रमुख कहीं कि ये कौन कौन सी बातें हैं। पहला उन्होंने हम लोगों को ये चेताया संविधान सभा में अंतिम दिन कि उन्होंने कहा कि देखिए, अब जब हमारा संविधान बन गया है तो हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी हमारे विरोध हैं, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उन सब के निराकरण के लिए हमारे पास अब केवल और केवल एक ही माध्यम बचता है और वो है जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है। संविधान से इतर अब हमें किसी भी प्रकार के प्रयोग का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो अब किसी को रेवोल्यूशन करने का अधिकार है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें जो गांधी जी के द्वारा जिस प्रकार से सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का और असहयोग आंदोलन के तरह तरह से सत्याग्रह का तरह तरह के जो प्रयोग किए गए हैं, अब वो प्रयोग वर्जित हैं, अब वो प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो प्रयोग तब किए जा रहे थे जबकि हमको संवैधानिक उपचार का कोई माध्यम हमारे पास नहीं था और हमारे पास सड़क पे आने का
का, मैदान में आने का, विरोध करने का केवल यही साधन था जो गांधी जी ने बताए थे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास अपना एक संविधान है और हमारे पास एक संसद है और हर राज्य में एक संसद है, तो हमको अपने उसी संसद या विधायिका का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। हमको जो संविधानेतर चीजें हैं, संविधान से इतर जो चीजें हैं, अर्थात ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह और क्रांतिकारी जो तरीके हैं, इन सब का हमें परित्याग करना पड़ेगा। तो पहला उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के बारे में हमको ये पाठ पढ़ाया। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ उन्होंने पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि देखिए, आपके देश में बहुत ही भक्ति कल्चर चलता है, और मतलब अपने देश में, भारत में बहुत ही भक्ति कल्चर चलता है। हम लोग किसी भी व्यक्ति को बहुत ही एक प्रकार से उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी नेता कितना भी बड़ा आदरणीय क्यों ना हो, कितना भी वो आप उसके प्रति श्रद्धावान क्यों ना हो, लेकिन एक काम जरूर करिएगा कि अपनी स्वतंत्रता को कभी उसको चरणों में समर्पित मत करिएगा। अपनी स्वतंत्रता को आपको अक्षुण्ण बनाए रखना है। अगर आपको संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग करना है, संवैधानिक मोरालिटी को समझना है, तो हमेशा इस बात को समझना पड़ेगा कि अपनी स्वतंत्रता को आप सर्वोपरि रखेंगे। स्वतंत्रता का मतलब उस श्रृंखलता से नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब वही जो आपको संविधान में प्राप्त है, लेकिन उस स्वतंत्रता को आप किसी भी नेता को, चाहे वो कितना भी बड़ा आदरणीय और महान क्यों ना हो, उसको आप समर्पित मत करिए, उसके चरणों में आप मत अर्पित करिए। तो दूसरी उन्होंने चीज ये बताई कि आप अपने स्वतंत्रता का के प्रति सजग रहें, और ये सबकी जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया, और ये बताया कि भाई देखिए, संवैधानिक नैतिकता का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी, आर्थिक संरचना से मैच नहीं करती। उसका कारण उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमने वन मैन वन वोट एंड वन मैन वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, कि राजनीति में जो हमने स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का खड़ा किया, उसमें इस सिद्धांत का हम पालन करेंगे। लेकिन सामाजिक स्तर पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे हमारे असमानताएं हैं, आर्थिक स्तर पे भी असमानताएं हैं, सामाजिक स्तर पे भी असमानताएं हैं, और इसलिए सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हमारे समाज में है, और यहाँ हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इन दोनों में संतुलन पैदा करना है बहुत जल्दी। और संवैधानिक नैतिकता का मतलब ही ये है कि जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनका प्रयोग करके हम जल्दी से जल्दी समाज में, सोशल और इकोनॉमिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार की समानता स्थापित करने का प्रयास करें जिस प्रकार से कि हम राजनीतिक क्षेत्र में हमने करने का प्रयास किया है। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने इसी में बताई, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, ये तीन चीज़ें अलग अलग कैटेगरीज में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लिबर्टी अगर हमको स्वतंत्र प्रयोग करना है तो वो समानता से अलग होकर नहीं कर सकते हम, और इसी प्रकार से समानता का प्रयोग करना है तो स्वतंत्रता से उसको हम अलग नहीं करते। और स्वतंत्रता और समानता भी अगर हमको चाहिए तो बंधुत्व हमारा बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कही कि हमको समानता भी चाहिए, हमको स्वतंत्रता भी चाहिए, लेकिन हमको इसकी जरूरी है कि हम बंधुत्व बना रहे, हम देश में भाईचारा बना रहे, देश में एकता बना रहे, देश में आपसी एकता बनी रहे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ों का जब हम प्रयास करेंगे तब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर की, जो उन्होंने हम लोगों को बताया है कि भाई ये तीन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हमारे पास हैं। अब अगर हम इसको देखें कि भाई इसका जो प्रयोग है हमारे देश में, क्या न्यायपालिका के माध्यम से इन बातों को, संविधान के पालन हो पाया है कि नहीं हो पाया है, तो हम ऐसा पाते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है उसने काफ़ी समय तक इस संवैधानिक नैतिकता से अपने को परे रखा। वो संवैधानिक विधिकता को, अर्थात जो संविधान का कानून है उसको लागू करने में इंटरेस्टेड रही, और संविधान की नैतिकता से उतना अपने को उसने नहीं जोड़ पाया। सबसे पहली बार केशवानंद भारती के इसमें प्रमुख रूप से संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाया। जो एसपी गुप्ता का केस था, जिसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं 1981 का, उसमें भी इसका संवैधानिक नैतिकता का उल्लेख आया, लेकिन उसके बारे में कोई बहुत ही एलैबोरेट प्रतिक्रिया या विश्लेषण जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। 2014 से ये संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में बार बार आ रहा है, और उसका एक दो उल्लेख मैं आपको करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि 2014 में
मनोज निरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, जिसमें कि 27 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और ये बताया कि ये संवैधानिक नैतिकता होती क्या है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हम लोग को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एंगल से संवैधानिक नैतिकता का क्या मतलब होता है। उसने 3 चीज़ें बताई जो बाबा अम्बेडकर के उससे बताने से थोड़ा भिन्न थी उन्होंने, लेकिन उसकी भावना लगभग वैसी ही थी। उन्होंने पहली चीज़ ये बताई कि हमारे जो संविधान के नॉर्म्स हैं, संविधान के हमारे जो सिद्धांत हैं, संविधान के अंदर जो सिद्धांत छुपे हुए हैं, उन सिद्धांतों के प्रति हम सबको श्रद्धावान होना चाहिए। केवल संविधान के प्रावधानों से ही नहीं, संविधान के प्रावधानों में अंतर्निहित जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम सभी को श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ जो संविधान के प्रावधान हैं और जो रूल ऑफ लॉ है उसके प्रति भी हमको श्रद्धावान होना चाहिए। तो संविधान के कानून के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, संविधान के प्रावधान के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए और संविधान के प्रावधानों में अंतर्निहित जो सिद्धांत हैं उनके प्रति भी श्रद्धावान होना चाहिए। और इस प्रकार से कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति पूर्ण रूप से सांगोपांग जो समर्पण है, अर्थात संविधान के प्रावधान के प्रति भी और संविधान के अंतर्निहित सिद्धांत के प्रति भी जो सांगोपांग हमारा समर्पण है, इसी को हम कहते। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संविधान के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान होना, इसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहते हैं। दूसरी बार 4 साल के बाद 2018 में द एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया और उन्होंने कहा कि इसको अगर कायदे से विस्तार दिया जाए तो कहा जा सकता है कि जो संवैधानिक नैतिकता है वो वर्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से है, अर्थात वो संविधान की आत्मा है। तो अब देखिए यहाँ पे संविधान की आत्मा का प्रश्न आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में संविधान की आत्मा का प्रश्न आ गया कि संविधान की वो आत्मा है। अब यहीं से समस्या पैदा हो जाती है और ये पैदा हो जाती है कि भाई अगर संवैधानिक नैतिकता और लोक नैतिकता, अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या होगा। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बहुत जगह, बहुत राज्यों में शराब पे प्रतिबंध है, बहुत राज्यों में शराब पे प्रतिबंध नहीं है। हम सब एक ही संविधान में रहते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य में संविधान में तो कोई प्रावधान लगाए, ऐसा वो है नहीं प्रतिबंध लगाने का, लेकिन किसी राज्य ने सोचा कि नहीं शराब पीना गलत बात है, अच्छी बात नहीं, तो वो वहाँ पे आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रिवेंट नहीं करता है, राज्य को आज्ञा देता है कि हाँ आप ऐसा कानून बना सकते हैं। अब वो उसका कितना पालन होता है, कितना नहीं पालन होता है, वो एक दूसरी बात है। इसी प्रकार से गैम्बलिंग के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है कहीं पे कि गैम्बलिंग खेलना, जुआ खेलना वो अपराध है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, बहुत जगह नहीं हो सकता है इस प्रकार का प्रावधान। तो और जो लेटेस्ट आपने देखा सबरीमाला केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया कि भाई 10 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी, जो कि पहले वहां नहीं थी। ये अपने आप में क्या है, ये पब्लिक मॉरलिटी ये थी कि नहीं, मैं 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जो कि ट्रेडिशनली माना जाता था कि ये नहीं महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पब्लिक मॉरलिटी थी उसके ऊपर कहा कि नहीं, संविधान जो समानता का सिद्धांत देता है, तो समानता के सिद्धांत में 10 से और 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से क्यों वर्जित होना चाहिए, ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं, संवैधानिक नैतिकता ये है और ये जो संवैधानिक नैतिकता है, ये संवैधानिक नैतिकता प्रिवेल करेगी और लोक नैतिकता के ऊपर की महिलाओं को नहीं प्रवेश करना चाहिए, उसको हम निरस्त करते हैं। अब ये जो जजमेंट आया, ये वास्तव में देखने में तो उस समय बड़ी खुशी की लहर हुई और महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे उसमें समस्याएं भी आई कि महिलाओं को प्रवेश करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बावजूद इस जजमेंट के उनको सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे वगैरह वगैरह। लेकिन
अगर हम देखें इसको बैकग्राउंड में जाके तो हमको दिखाई देता है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया कि ये जो संवैधानिक नैतिकता को लोक नैतिकता के ऊपर रखने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है, ये बहुत ही डेंजरस है। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि भाई संवैधानिक नैतिकता को लोक नैतिकता के ऊपर रखने में तो बहुत आगे समस्याएं पैदा हो जा सकती हैं। और यहाँ तक उन लोगों ने कहा कि भाई नेहरू जी का जो भय था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट संसद के तृतीय सदन की तरह से व्यवहार न करने लगे, कहीं ऐसी कोई स्थिति न आ जाए, उसका कारण ये है कि जब से केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो आपने देखा कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथियार स्वयं को दे दिया कि आज संसद को वो किसी भी कानून को ये कह सकती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है नहीं। कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर उसको समझ में आ सकती है, नई नई चीजें बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की मॉरलिटी हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट की भी मॉरलिटी में क्या है कि इंडिविजुअल जजेस की मॉरलिटी हो गई, क्योंकि जजमेंट आप देखते हैं कि बहुमत से होते हैं, कभी कुछ जज इधर होते हैं, कुछ माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ मेजॉरिटी में होते हैं। तो अल्टीमेटली ये निकला ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो कि पूरे देश की मॉरलिटी का सवाल है, वो न्यायपालिका की मॉरलिटी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में चंद जजों की मॉरलिटी हो गई। और कहीं एक आध जजों 3-2 के 5-4 के आधार पे जजमेंट हो, तो अल्टीमेटली निकला ये कि वो तो एक आध जजेस की मॉरलिटी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरह से अनडिफाइंड है और किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कह के उसको निरस्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी प्रकार से किसी भी कानून को बेसिक ये कहा जा सकता है कि ये तो साहब संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता को तो कभी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, उसको कोडिफाई कर ही नहीं सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता कोडिफाइड है नहीं और कोडिफाइड की नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब एक प्रकार से न्यायाधीशों को सब्जेक्टिव पावर देना कि किसी भी सरकार के आदेश को, किसी भी संसद के कानून को वो कह देंगे कि साहब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अगेंस्ट है और इसको जो है खत्म किया जाता है, इसको निरस्त किया जाता है। और इसीलिए बहुत सारा जो वकील समूह है, लॉयर समूह है, जजेस हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने रिव्यू पिटीशन जो है सबरीमाला के डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। कांतारू राजीवरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस अभी भी पेंडिंग है, रिव्यू पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कोई जजमेंट नहीं लिखा है, अभी इसको पेंडिंग में रखा है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के कुछ क्वेश्चंस के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हैंड ओवर किया हुआ है। तो अभी ये मसला एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनडिसाइडेड है कंट्री में कि जो संवैधानिक नैतिकता है क्या, और ये संवैधानिक नैतिकता क्या लोक नैतिकता के ऊपर हावी है या लोक नैतिकता के ऊपर भारी है। तो ये मुझे लगता है कि इस ब्रीफ डिस्कशन से आपको कुछ चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई संदेह हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।